a detailed discussion of quantity of heat, that is Q, change of internal energy delta U, and the work done required for the expansion, that is increase in the volume of gas or maybe decrease in the volume of gas. Now you people are ready to apply this first law of thermodynamics. ये जो डिस्कशन किया अब तक का, ये थ्योरेटिकल था, फिजिकल पार्ट, अभी उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर रहा है. टर्म्स आर ऑल द सेम, सेम टर्मिनोलॉजीज विल बी अटर्ड, यू विल बी फाइंडिंग सेम इन योर न्यूमेरिकल्स. क्वेश्चन में जो वर्ड्स रहेंगे वो वही रहेंगे जो मैंने अभी आपको बोला. हम लोग को उसके और सब्स्टिट्यूट्स यहाँ पे लिखने हैं. टाइप 1 is the numericals of first law of thermodynamics. Thus this is the formula that Q is equal to delta U plus W. मतलब टोटल हीट जो सप्लाई किया जा रहा है वो दो तरीके से यूज होता है. पहला, उस सब्सटेंस का, जनरली आप यहाँ पे गैसेस के साथ डील करोगे, तो उस गैस का इंटरनल एनर्जी माने टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होता है. और दूसरा, वर्किंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब एक्सपेंशन में यूज होता है. Although you have other side of it as well, कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम भी हो सकता है और वर्क डन फॉर कंप्रेशन माने वॉल्यूम कम करने के लिए भी वो यूज हो सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच वी हैव सीन मैथमेटिकली सो फार, बट नाउ विद द नंबर्स वी हैव टू डील. बट इसमें हम लोग को Q के ये तीन पॉसिबिलिटीज और कंसिडर करना है. टाइप 1, द लिस्ट ऑफ फार्मूला जो होता है एज यूजुअल अपना हमेशा का जो मेथड है उसमें है कि टाइप, उसका टाइटल, उसका लिस्ट ऑफ फार्मूला. अभी लिस्ट ऑफ फार्मूला के बाद आप क्या बनाओगे, एक टेबल विच विल बी कंप्राइज ऑफ S, M एंड U, सिंबल, मीनिंग एंड यूनिट. Q, उसका मीनिंग क्या है, उसका यूनिट क्या है, डेल्टा U, मीनिंग एंड यूनिट, वर्क डन. वैसे सबका यूनिट एक ही है, ये सब एनर्जीज ही है, तो सबका यूनिट या तो जूल रहेगा या तो फिर कैलोरी रहेगा. हीट यूनिट है ना, तो कैलोरी हो सकता है. So joule और कैलोरी रहेगा, and 1 calorie is 4.2 joule. 1 calorie is 4.2 joule. तो कैलोरी से जूल में आपको कन्वर्ट करना है, then you will have to multiply by 4.2 and उल्टा करना है जूल से कैलोरी, तो डिवाइड by 4.2. ये कन्वर्जन फैक्टर आपने इसमें लिख लेना है. So what is this Q? This can be given in these three ways. First is M into C into delta T. Second is MS into delta T. Now you better know students what is this capital C and this capital S mean. कैपिटल C क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है, वैसे S भी स्पेसिफिक हीट ही है फिर, बट C इज मोलार स्पेसिफिक हीट एंड S इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट. दोनों में फर्क क्या है, दिस C इज जूल पर मोल केल्विन एंड दिस S इज जूल पर केजी केल्विन. ये पर मोल वाला है, ये पर केजी वाला है. इसका इलस्ट्रेशन विद नंबर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है. यू कैन रेफर टू दैट वीडियो वंस अगेन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस और रिकॉल दिस C एंड S. अच्छा, इस C और S के दो टाइप हो सकते हैं. C एंड S कैन बी इधर CV, CP और S का भी SV और SP हो सकता है. मतलब क्या, दोनों का कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर वाला वैल्यू है. सो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, दोनों का यूनिट सेम, जूल पर मोल केल्विन. प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर SP, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम SV. अच्छा, ये इसका मतलब क्या है कि आप जब हीट सप्लाई करोगे तो गैस इसको कितने एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब करेगा, या अगर गैस हीट बाहर दे रहा है तो कितने एक्सटेंट तक वो बाहर देगा. और ये हीट एब्जॉर्प्शन और हीट एमिशन या एवोल्यूशन ऑफ हीट में उसका डेल्टा T मानी चेंज ऑफ टेम्परेचर तो होगा, मास तो गैस को होता ही है, और वो जो बाहर देने का रेट है वो है C और S. बाहर देने का या फिर एब्जॉर्ब करने का जो रेट है वो C और S है. तो इसीलिए Q जब आप बात करोगे, अमाउंट ऑफ हीट विच इज सप्लाइड टू द गैस और गिवन आउट बाय द गैस, तो आपको इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. Q का और एक फार्मूला है ml, m into L. m क्या है, मास. जैसे ये C और S दोनों स्पेसिफिक हीट्स है, वैसा ये L क्या है स्टूडेंट्स, लेटेंट हीट है. ये लेटेंट हीट. स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में फर्क ये है कि स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस.
ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट सप्लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, टू चेंज द स्टेट। स्टेट ही बदलना है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड वापस, कंडेंसेशन। तो इट डिपेंड्स कि वो जो L है वो किस चीज़ का है, मेल्टिंग वाला है या इवापोरेशन वाला है या कंडेंसेशन वाला है। ये भी आपको हुआ है थर्मल प्रॉपर्टीज 11th स्टैंडर्ड। सो L इज अ लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में एक मतलब दो फर्क आप याद रखो। पहला फॉर्मूला में, इसके फॉर्मूला में आप देखो तो डेल्टा टी है इसके साथ, इसमें डेल्टा टी नहीं है। आप देखो C का फॉर्मूला पूछा तो क्या बनेगा, Q अपॉन M डेल्टा टी। S का भी Q अपॉन M डेल्टा टी आएगा, बराबर। यहाँ पे Q इज इक्वल टू ml, तो L का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाय M बनेगा यहाँ पे, Q बाय M। अच्छा, तो ये Q बाय M में जूल पर केजी होगा, यहाँ पे जूल पर केजी होगा। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज मैं आपको कर दूं, दिस हैज टू बी N हियर। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। NC डेल्टा टी होना चाहिए ना, क्योंकि C क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट है, तो मोलार में नंबर ऑफ मोल्स आना चाहिए और प्रिंसिपल में मास आना चाहिए। तो यहाँ पे N होना चाहिए, यहाँ पे M होना चाहिए। सो C is equal to Q upon N डेल्टा T, S is equal to Q upon M डेल्टा T, but L is equal to Q upon M, that's it। Q upon M होना चाहिए सिर्फ, मतलब जूल पर केजी। तो जूल पर केजी है और ये जूल पर केजी केल्विन है, जूल पर मोल केल्विन है। सो ये एक पॉइंट आपने याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में फर्क। टेम्परेचर का कोई कंसर्न लेटेंट हीट में नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चेंज ऑफ स्टेट जब भी होता है, आइस जब भी मेल्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू वाटर, यू नो दिस प्रोसेस इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली। वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, प्रेशर वॉल्यूम उसका बदलते रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे डेल्टा टी नहीं आता है लेटेंट हीट के फॉर्मूला में। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। लेटेंट हीट इज Q बाय M, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो Q की जगह पे इन तीनों में से कोई भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इफ नॉट रिक्वायर्ड दे विल डायरेक्टली गिव यू द वैल्यू ऑफ Q। अच्छा, अभी न्यूमेरिकल्स में आपको इन तीनों का यूनिट्स लगेगा स्टूडेंट्स, जो कि है जूल या फिर कैलोरी। दूसरा लगेगा इन तीनों का साइन, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अभी Q पॉजिटिव नेगेटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव नेगेटिव और वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। वी हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, ये अपना हो चुका है। मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूँ। आपके लिस्ट ऑफ फॉर्मूला में आपने ये भी ऐड करना है और इसके बाद SMU बनाना है, सिंबल मीनिंग एंड यूनिट, इसके बाद आपने उसको लिखना है। तो Q पॉजिटिव कभी होगा, जब भी हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम कौन है यहाँ पे, गैस जनरली। तो गैस को हीट सप्लाई अगर किया जा रहा है तो Q का साइन पॉजिटिव लेना है। अगर गैस माने सिस्टम से हीट निकाला जा रहा है, इवॉल्व है, तो Q नेगेटिव होता है। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये पॉजिटिव कभी होता है, जब भी इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तभी। और इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो राइज इन टेम्परेचर इज राइज इन इंटरनल एनर्जी, पॉजिटिव साइन। फॉल इन टेम्परेचर इज फॉल इन इंटरनल एनर्जी, ये जो डाउनवर्ड एरो है इसका मतलब डिक्रीज, अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीज। सो डेल्टा U को पॉजिटिव इन कंडीशन में लेना, ये दोनों का मतलब एक ही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पॉजिटिव आएगा डेल्टा U। इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, डेल्टा U इज नेगेटिव। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है? वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन इट इज डन बाय द गैस और सिस्टम। जैसे मैंने पिस्टन का आपको एग्जांपल दिया था कि वो पिस्टन, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब गैस अंदर से प्रेशर डाल के उस पिस्टन को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, सो गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब गैस एक्सपैंड हो रहा है। इसमें गैस खुद वर्क कर रहा है पिस्टन के ऊपर। सो गैस माने सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द पिस्टन। इस केस में वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज मतलब क्या, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होता है। और यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग मतलब कंप्रेशन, तो कंप्रेशन का वर्क नेगेटिव होता है। अगर वर्क एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, अगर वर्क कंप्रेशन ऑफ गैस के लिए हो रहा है तो उसको नेगेटिव लेना है। तो आपने यहाँ पे जो मैंने ब्लू में लिखा वॉल्यूम इंक्रीज, इसके साइड में आपने लिखना है एक्सपेंशन।
वॉल्यूम डिक्रीज, कंप्रेशन. सो इन शॉर्ट, हीट एब्सॉर्ब पॉजिटिव, हीट इवॉल्व नेगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीज तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीज तो डेल्टा यू नेगेटिव, एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन का वर्क नेगेटिव. ये साइंस सूटेबली यूज करके हम लोग को जनरली ये एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ये पहला वाला मतलब एक ही फॉर्मूला है, ये उसके सपोर्ट है. हाँ, और एक फॉर्मूला यहाँ पे आ सकता है एंड दैट इज W इज इक्वल टू P इंटू dV. P इंटू dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, जो हम लोगों ने डेरिवेशन में वहां पे किया था कि VF माइनस VI, ऐसा हम लोगों ने वहां पे किया था, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम dV के लिए. सो W की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ सकता है. सो दिस इज द फॉर्मूला. और उसके कंपोनेंट्स को Q की जगह पे हम लोग ये ले सकते हैं, W की जगह पे ये ले सकते हैं. वैसे डेल्टा U का भी एक फॉर्मूला मैंने आपको बोला था जो इसी तरीके का है कुछ, और वो फॉर्मूला था NCV डेल्टा T या DT, जो भी DT और डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर. सो NCV डेल्टा T ये हो सकता है फॉर्मूला डेल्टा U का. डेल्टा U के फॉर्मूला में C जो है वो हमेशा CV ऐसा ही आएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही आएगा, बिकॉज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज ओनली फॉर राइज इन द टेम्परेचर. चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए होता है, ना कि चेंज ऑफ वॉल्यूम के लिए. रादर इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो गैस को जब भी हीट सप्लाई करना शुरू किया तो उसका पहला पार्ट या पहला स्टेप होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे. इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला में NCV डेल्टा T ऐसा आएगा. तो Q के ये फॉर्मूला हो गए, W का ये फॉर्मूला हो सकता है, डेल्टा U का NCV dt या डेल्टा T हो सकता है. सो ये सब हो गए उसके कंपोनेंट्स एंड टुगेदर दैट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टाइप. बट उसके पहले आपने ये सब लिख लेना है, SMU का टेबल बनाना है प्रॉपरली, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स one by one. There are around 5 numericals of this type in your textbook. कुछ solved है, कुछ unsolved है. Let us see different physical situations and apply this first law of thermodynamics now. That is, let us solve numericals. यहाँ पे situation हम लोग को identify करना है. पहला situation, page number 81 of your textbook, example 4.2. ये solved example है, बट इसको हम लोग अपने तरीके से करेंगे. ओके, सो गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एक्सपेंडेड, दैट्स व्हाट इज गिवन. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गैस एक सिलेंडर में एनक्लोज्ड है और उसको एक्सपैंड किया जा रहा है. एक्सपैंड किया जा रहा है मतलब वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है. अच्छा, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड दिया हुआ है, मतलब वहां पे मिसप्रिंट हो गया है, कुछ टाइप करना रह गया है. इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ होना चाहिए, मतलब जो नहीं दिया हुआ है पे वो 0.5 मीटर क्यूब, और एक्सपेंशन मतलब फाइनल वॉल्यूम VF, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल. सो इनिशियल वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब मिसिंग है, प्लीज नोट दैट. ये दिया हुआ है कि फाइनल वॉल्यूम इज डबल द इनिशियल वॉल्यूम, मतलब गैस को एक्सपैंड किया तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही. तो कितना बढ़ा? इनिशियल का वो डबल हो गया. अगर इनिशियल 0.5 है तो फाइनल उसका डबल माने 1 मीटर क्यूब हो जाएगा. ये एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. 1 atm इज 1 एटमॉस्फेयर एंड द वैल्यू इज 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. सो इस प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम आपका 0.5 से 1 मीटर क्यूब ऐसा डबल हो रहा है. तो इस दौरान वर्क कितना हुआ ये क्वेश्चन में पूछा है. सिंपल एज दैट. देखो बैच, whenever there is change in volume, I repeat, whenever there is change in volume, there is ought to be work done. Work done तो होना ही है, definitely होना है. अगर change in volume नहीं है, मतलब volume constant है, तो work done will be 0. No work will be done, it will be 0 work done if there is no change in the volume. यहाँ पे volume, अच्छा change में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि expand भी होना या compress भी होना, दोनों ही volume का changes है. यहाँ पे expansion है, तो वर्क डन हो रहा है. अच्छा, और एक बात हम लोग को एडवांस में पता है अभी कि एक्सपेंशन है, मतलब वर्क डन पक्का पॉजिटिव रहेगा. तो अपने को इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है. एंड में हम लोग उसको कंक्लूड भी करेंगे. उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है एंड में इस वर्क डन के साइन के बारे में. सो P और ये dV, इन दोनों से dV माने चेंज इन वॉल्यूम मुझे मिलेगा. dV को मैं VF माइनस VI लिख सकता हूँ. ये फॉर्मूला है P dV. dV इज फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, सब्स्टिट्यूटेड, got it as 0.5.
10 का पावर एज इट इज, मतलब 1.013 इंटू 0.5। अच्छा 0.5 मतलब क्या होता है, हाफ, आधा, तो इसका आधा आपने को कर देना है, 1.013 का हाफ, सो दैट इज गोइंग टू बी 0.5, इसका आधा करना है 0.506, okay, so that's 0.506, that is the into 10 raised to 5, I'm so sorry, into 10 raised to 5 जूल, इतना वर्क इस प्रोसेस में हुआ। अगर कांस्टेंट इतना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो गैस के ऊपर, तो उसका वॉल्यूम 0.5 से लेकर 1 मीटर क्यूब होगा और उस दौरान इतना वर्क होगा। नाउ दिस वर्क इज डन बाय द गैस, दिस वर्क इज डन बाय द गैस टू, किस चीज में गैस से वर्क किया, टू इंक्रीज द वॉल्यूम, देयरफॉर दिस वर्क डन मस्ट बी पॉजिटिव। ये तो इधर ही पता चल गया स्टूडेंट्स, अगर ये कंप्रेशन होता तो आपका VF माइनस VI का आंसर ही नेगेटिव आता, क्योंकि उस केस में फाइनल वॉल्यूम आपका कम होता, कंप्रेस फाइनल वॉल्यूम कम, तो आप कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हो, तो ये आंसर ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव आता। उधर ही समझ में आ जाता कि ये कंप्रेशन है, मतलब वी आर जस्ट वेरीफाइंग, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। एक्सपेंशन बोलते ही समझ में आ गया था कि वर्क डन पॉजिटिव है, बट ये न्यूमेरिकली हुआ और ये उसको वर्ड्स में लिख दिया। सो दैट कंप्लीट्स योर फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप। सेकेंड, अभी इसमें क्या दिया है देखो, इसमें वर्क डन का वैल्यू डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कैसा कैलकुलेट कर रहा था, यहाँ पे पेज 83 एग्जाम्पल 4.4 सॉल्व वाला, तो इसमें वर्क डन इज 104 किलो जूल, ये दिया हुआ है। बट ये वर्क डन, जब भी आप अभी ऐसा बोलोगे वर्क डन है या हीट है या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, हर एक का दो पॉसिबिलिटीज है। तो आपके माइंड में हमेशा ये स्क्रॉल होना चाहिए कि अच्छा वर्क डन है तो तुरंत क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए, बाय द गैस और ऑन द गैस। क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन द गैस, सो वर्क डन ऑन द गैस है। ऑन द गैस मतलब गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, मतलब वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये साइन इधर ही हम लोग डेटा में लिख लेंगे ताकि आपको सॉल्यूशन में ज्यादा डिटेल देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उन्होंने टेक्स्ट में काफी सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं इसके लिए, हम लोग को उसका जरूरत नहीं है। यहाँ पे खाली ऑन द गैस लिखो, नेगेटिव, खत्म। अच्छा, अमाउंट ऑफ हीट, ये गैस से रिलीज किया हुआ हीट है। सो हीट रिलीज मतलब हीट इवॉल्व्ड, उन्होंने रिलीज वर्ड यूज किया, मतलब गैस से हीट चला गया है, सो इट हैज टू बी माइनस एज वेल। सो वर्क डन ऑन द गैस, सो नेगेटिव, हीट रिलीज्ड बाय द गैस, सो दैट इज आल्सो नेगेटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस दौरान अपने को फाइंड करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लिया, रीअरेंज किया तो डेल्टा यू का फॉर्मूला मिला Q माइनस W। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q कितना है, Q इज -125। अच्छा, माइनस ऑफ W मतलब वो प्लस हो जाएगा, प्लस 104, सो आपका आंसर आएगा माइनस ऑफ 21 जूल। अभी इसमें फिर से इंटरनल एनर्जी में भी दो पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स, एक या तो वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। पॉजिटिव कभी जब वो बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है माने टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। नेगेटिव कभी जब भी इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है मतलब टेम्परेचर भी कम हो रहा है। ये उसमें मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कीजिए। -21 जूल होना चाहिए, वहां पे पॉजिटिव दिया हुआ, सो -21 जूल ये आपका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, मतलब वो कम हुआ है माने टेम्परेचर भी यहाँ पे कम हुआ है। जो मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है वैसा आपने यहाँ पे लिख लेना है। नेगेटिव साइन शोज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, दैट इज टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो ये अपना सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया इस टाइप का। देखो एनालिसिस हम लोगों ने पूरा कर लेना है। ये जो रेड में लिख रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है। ये आपका MCQs का फाउंडेशन तैयार हो रहा है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना MCQ के टाइम पे योर ब्रेन विल बी ऑन ऑटो पायलट, वो फास्ट काम करेगा। पढ़ते ही क्लिक होगा, पढ़ते ही ट्रिगर होगा कि क्या कंसेप्ट है, क्या साइन है, किस तरीके से अप्लाई करना है। सो प्लीज डू राइट दिस एज वेल हियर। इसका जो है वो रिस्पेक्टिवली आपने यहाँ पे लिखना है। नाउ इन दिस नेक्स्ट 3 numericals, there are 3 more numericals which we have to solve. 2 are here on the board. Third we'll discuss after this. In the first type, it is first question I mean, water is converted into steam. मतलब it is a change of state here. तो कौन सा heat यहाँ पे consider होगा, specific heat और latent heat? कौन सा heat consider होगा, latent heat consider होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में latent heat का वैल्यू आपको दिया नहीं है स्टूडेंट्स। सो द फर्स्ट नोटवर्दी पॉइंट हियर इज, आपने लिख लेना इसको प्रॉपरली, कि latent heat of vaporization of water, the water जो लिक्विड फॉर्म में है उसको अगर स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो यहाँ पे किया हुआ है वाटर टू स्टीम,
उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइल्स, और कौन से टेम्परेचर पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो होगा। सो वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, और इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लगता है वो होता है 2260 या 2256। अभी टेक्स्ट बुक में उन्होंने 2256 लेके सॉल्व किया हुआ है, मैनी टाइम्स हम लोग उसको राउंड ऑफ करते हैं। सो जो लेटेंट हीट, ये जो L है, इसका वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो 2256 है। हम लोग बहुत बार उसको राउंड ऑफ करके 2260 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट एज 2260। सो लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, मतलब 1 किलोग्राम वाटर को अगर आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है तो आपको 2256 किलो जूल, 2256 किलो जूल इतना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था रेडिएशन के टाइम पे कि वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उसका थर्मल इनर्शिया जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा है, तो लेटेंट हीट भी उस वजह से बहुत ज़्यादा है। 1 किलोग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इतना किलो जूल हीट लगता है 2256। यहाँ पे 1 किलोग्राम वाटर ही दिया हुआ है, लिक्विड वाटर, लिक्विड जानबूझ के बोला क्योंकि स्टीम भी वाटर ये इन अ गैस फॉर्म। So liquid water of 1 kg is converted into steam that is boiled at 100 degree Celsius. We will need this much amount of heat for 1 kg. यहाँ पे 1 ही kg है तो इतना ही हीट लगेगा किलो जूल में, ये नहीं दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये इस प्रेशर पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली हम लोग 1.013 ऐसा लेते हैं इंटू 10⁵, लेकिन अभी बुक में उन्होंने ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया है वो आपने लेना है। अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप 1.013 लेके सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने पहले प्रॉब्लम में सॉल्व किया था। सो एट दिस प्रेशर दिस मच मास ऑफ वाटर इज बॉइल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू स्टीम। उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वाटर का वो 10⁻³ मीटर क्यूब था, तो अभी हो गया 1.671 मीटर क्यूब। देखो बैच, यहाँ पे और एक नोटवर्दी पॉइंट है, ये आपने नोट कर लिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। दूसरा आपने नोट करना है कि 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। इस न्यूमेरिकल में उसका जरूरत नहीं है, अगले न्यूमेरिकल में लगेगा। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। यहाँ पे 10⁻³ मीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब वो 1 लीटर दिया हुआ है। हम लोग को उल्टा जाके कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन आगे हम लोग को जो वॉल्यूम लीटर में दिया जाएगा ना, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 10⁻³ मीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब वो क्या है, 1 लीटर है। यहाँ पे मीटर क्यूब ही लेना है। तो ये हो गया VI, VF माने फाइनल वॉल्यूम। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द हीट एनर्जी और एनर्जी दैट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम। सराउंडिंग से सिस्टम में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर टू द सिस्टम, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम जो वाटर है यहाँ पे वो बॉईल हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है क्योंकि वो एक्सपैंड हो रहा है। एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो Q W डेल्टा U। वी आर बीटिंग डाउन द सेम बुश नाउ। आपको इन तीनों के बारे में ही डिस्कस करना है। पहले Q फाइंड कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। Q फाइंड करने के अलग अलग तरीके हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट है, तो चेंज ऑफ स्टेट है तो लेटेंट हीट आएगा, जो आपने याद रखना है। ml मल्टीप्लाई किया, आपको Q मिल गया। इतना हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ है वाटर को, माने सिस्टम को, उसके बाद वाटर एक्सपैंड हुआ, बॉईल हुआ है। W is PdV, P into VF minus VI, so VF minus VI, ये VF है 1.671, ये VI है 10⁻³ अच्छा 10⁻³ को मैंने 0.001 ऐसे लिख दिया, ताकि अभी 3 डेसिमल प्लेसेस से सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। तो ये 1 खाली अपने को माइनस करना है, एंड वाला 1.670 आएगा, ये एज इट इज 10 पावर एज इट इज। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और 10 पावर को एडजस्ट करते हो तो आपको 169 किलो जूल ये आंसर मिलेगा। Thus, for the expansion of this water, the work done is 169 kilojoule. Clearly, it is positive because volume is increasing. So, work done is always positive for the expansion. Now, change in internal energy is Q minus W. So, it is 2256 minus 169. If you do that, you get the answer as 2087 kilojoule. 2087 kilojoule is the change of internal energy in the process where
water is absorbing or water is supplied the heat of 2256 kilojoule, out of which for the expansion it is using 169 kilojoule, and for the rise in temperature you can see the maximum amount of energy is used for the rise in the temperature 0 से 100 तक लेके जाने के लिए, बॉइलिंग होने के लिए मैक्सिमम एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाने के लिए मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया गया, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका साइन पॉजिटिव है तो आपने यहाँ पे लिखना है कि बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, it shows the increase in internal energy and increase in temperature as well। वर्क डन पॉजिटिव है, ये तो एक्सपेंशन इस एक वर्ड से ही समझ में आ गया था। आंसर भी यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर से स्मॉलर माइनस करना है। हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ट्रांसफर टू द सिस्टम, माने सिस्टम ने वो लिया हुआ है, एब्जॉर्ब किया, तो क्यू भी आपको पॉजिटिव मिला। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सो दिस इज आवर थर्ड न्यूमेरिकल ऑफ दिस टाइप कंप्लीटेड। यहाँ पे आगे आपको वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऐसा दो फाइंड करना है। ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, मैंने सिर्फ फाइनल आंसर्स लिख दिया है आपको वेरीफाई करने के लिए। गैस एक्सपैंड्स, ये दिया हुआ है, इस प्रेशर पे दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर है, उन्होंने कन्वर्जन नहीं दिया है, मैंने ये लिया 1.013 लेंगे हम लोग। 5 लीटर का वॉल्यूम 10 लीटर में कन्वर्ट किया, एक्सपैंड हुआ है, लीटर है तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। इस प्रोसेस के लिए सराउंडिंग से इतना हीट एब्जॉर्ब किया गया था 400 जूल। क्यू अपने को यहाँ पे पता है, डेल्टा यू फाइंड करना है, क्यू पता है, डेल्टा यू फाइंड करना है, मतलब डब्ल्यू पता होना चाहिए, तो डब्ल्यू फाइंड करेंगे। पी डी वी, पी इंटू वी एफ माइनस वी आई, पी वी एफ वी आई सब्सटीट्यूट करो, मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर 506.5 जूल ऐसा मिलेगा। ये वर्क डन, देखो वर्क डन पॉजिटिव आया, ये तो इधर ही पता था ना, एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो फिजिकली अपने को ये पता था, मैथमेटिकली भी आप देखो तो ये 5 और ये 10, मतलब फाइनल वॉल्यूम बड़ा है तो इसका आंसर, ब्रैकेट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव होता है। डेल्टा यू, क्यू माइनस डब्ल्यू, अच्छा इसका आंसर डब्ल्यू का ये है, क्यू ये है, डिफरेंस लोगे तो माइनस आंसर आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी वहाँ पे कम हुआ है। इंटरनल एनर्जी कम हुआ मतलब वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हुआ है, तो आंसर नेगेटिव आया। इसके बाद आपने वो लिखना है स्टूडेंट्स, हर एक न्यूमेरिकल के लिए आपने वो लिखना है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, नो इश्यूज, आपने वो लिखना है, उससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लेन एंड सिग्निफाई ईच पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। जैसे यहाँ पे भी हर एक में, ये तो हम लोगों ने इधर ही कन्वे कर लिया था, ट्रांसफर टू द सिस्टम है, मतलब सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू पॉजिटिव आएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने वर्क किया है तो सिस्टम ने एक्सपैंड हुआ है, मतलब पॉजिटिव वर्क डन आएगा। फिर इन दोनों के हिसाब से ये अकॉर्डिंगली पॉजिटिव ही आया। इंटरनल एनर्जी बड़ा है, यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा है। सो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड में कि डेल्टा यू इज पॉजिटिव, देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। यहाँ पे नेगेटिव है, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। सो दैट विल कंक्लूड एवरीथिंग। आप न्यूमेरिकल में पूरा एनालिसिस करो उस प्रोसेस का जो डेटा में आपको दिया हुआ है। तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन को आपने सिग्निफाई कर लिया तो आपका एनालिसिस कंप्लीट। अभी पेज 108 का ये 4th क्वेश्चन था, उसी पेज पे 5th क्वेश्चन और एक है, लेकिन वो सेम एज अपना सॉल्व एग्जांपल 4.2 है जो पहला सॉल्व किया, इसलिए वो फिर मतलब सेम वैल्यूज वहाँ पे रिपीट किया हुआ है, तो वो गलती से वहाँ पे आ गया है, दैट्स फाइन, आप एक बार उसको देख लो। सो इस तरीके से इस टाइप की ये 4 न्यूमेरिकल्स अभी हम लोगों ने किए।